तो previous class we have seen concept of work. It is F dot S, where S is displacement of point of application of force, or it is given by Fs cos theta, or you can understand this as force multiplied to the component of displacement in the direction of force, है ना? ऐसा है, ठीक है। एक दो छोटे छोटे कोचिंग दिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमारे साथ आएगा। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, सपोज ये एंगल थीटा है, और इस प्लेन पे कोई ब्लॉक एक ठो जिसका मास m है वो स्लाइड करके नीचे जाने वाला है। ये इंक्लाइन प्लेन पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अगर ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करेगा तो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लेना। इसमें से कुछ कंसेप्ट भी निकल के आएंगे जो आपको याद रखना है। तो अगर एक बॉडी ए से बी तक स्लाइड करके आता है मास m, हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द वर्क डन। अच्छा बताओ, यहाँ पर जब वो ए से बी तक स्लाइड करके वो ब्लॉक आएगा, वर्क विल बी डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे की तरफ है, वो भी आ रहा है नीचे, वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। अच्छा, वर्क इज डन बाय नॉर्मल रिएक्शन और अगेंस्ट नॉर्मल रिएक्शन। सोच के देखो, नॉर्मल रिएक्शन कैसे था? ऐसे तो था। क्या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कुछ है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन? यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होने वाला है। और क्या आपको पता चल रहा है आर और एस के बीच में क्या एंगल होगा? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? आर एस कॉस 90, जो कि 0 है। सो नो वर्क इज डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा है वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, ये फिसलते हुए आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है if the block slides down the rough incline, what will be work done against the frictional force? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद रखना। दिस विल गिव ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लू। क्या दिया है इंक्लाइन प्लेन के बारे में? डाटा क्या दिया है? ये बेस लेंथ दिया है l और ये एंगल दिया है थीटा, बस उतना ही दिया है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स जानने के लिए बस हमें छोटा सा एक चीज करना है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है पता करना है, और पता ये करना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स तो mg sin थीटा होगा। क्यों? ये बॉडी स्लाइड करके आ रहा है, स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू आर होता है। क्या आपको याद नहीं है कि कोई ब्लॉक अगर ऐसे रखा है, किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे है, तो ये ब्लॉक का जो वेट है इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये होता है mg sin थीटा, और ये होता है mg cos थीटा। ये आपको मालूम है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना होगा? क्योंकि ब्लॉक इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा। और ये स्लाइड कर रहा है, अगर ये स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स, जब कोई बॉडी स्लाइड करता है तो म्यू आर होता है। कितना हो जाएगा? म्यू इंटू आर। आर कितना है? mg cos थीटा। तो आपको यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? म्यू mg cos थीटा। ये सबको मालूम है ना? भूल जाते हैं, बात अलग है, लेकिन मालूम था। आजकल मालूम है कोई नहीं बोलता है, सब मालूम था नहीं? हाँ, चलो। तो ये सब चीजें हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अभी दोबारा करेंगे तो ये समय खा जाएगा हमारा। क्या लिखेंगे? As the body slides down, work or the frictional force
ऑन इट इज म्यू एम जी कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आया? ये है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉडी। कितना है? फ्रिक्शनल फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं एफ, तो इट इज म्यू एम जी कॉस थीटा। बढ़िया। व्हाट इज द वार्डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स? नहीं, क्या पूछा है? वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा सोचो, वार्डन बाय ए फोर्स को अगर हम एफ डॉट एस कहेंगे, वार्डन अगेंस्ट ए फोर्स को क्या कहेंगे? माइनस एफ डॉट एस। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो हमें पूछा गया है वार्डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, तो चलिए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू बाई ए फ्रिक्शनल फोर्स होता तो एफ ऑफ एफ डॉट एस करते, लेकिन ये अगेंस्ट पूछा है तो माइनस लिख दिए। अच्छा, अब जो ब्लॉक स्लाइड करके आ रहा था इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे था और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा था, नहीं? अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है दिया तो नहीं है, ये लेंथ एल दिया है, ये एंगल थीटा दिया है, ये लेंथ कितना है मालूम नहीं है, पता कर देंगे। ये लेंथ ए बी है, चलो मानते हैं लेंथ ए बी है। तो यहाँ पर आपका एस कितना हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स का तो वैल्यू मालूम है, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस का वैल्यू ए बी। अच्छा, एस और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। कैसे जीरो है भाई? एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, 180 डिग्री। तो आप कहोगे कॉस 180 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री समझ में आ रहा है। और cos 180 का वैल्यू सबको मालूम है, -1। ये -1 ये -1 के साथ मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा? म्यू एम जी इंटू ए बी कॉस थीटा, है कि नहीं? लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इसमें L बाई ए बी क्या देता है? L बाई ए बी, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। L बाई ए बी क्या हो जाएगा? B बाई एच क्या होता है? कॉस थीटा। सो L बाई ए बी इज कॉस थीटा। L बाई ए बी कॉस थीटा है तो आप कहोगे L बाई ए बी इज कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा क्या बनेगा? ए बी कॉस थीटा क्या बनेगा? L। सो इट इज म्यू एम जी L। क्या समझ में आया? The Warden against frictional force is independent of value of theta। थीटा चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बस ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? म्यू एम जी, और ये बेस लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर ये बात है तो बताओ कि सपोज हम आपके लिए एक छोटा सा रिडल रखते हैं यहाँ पे। मान लो कि ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा वाला और ये ऐसा वाला। दोनों ही केस को ध्यान से देखिए और बताइए कि दोनों केस में अगर म्यू बराबर है और सेम ब्लॉक यहां से फिसल के नीचे आता है तो ये केस 1 हुआ और ये केस 2 हुआ। कौन सा केस में नीचे आते आते वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा? दोनों सेम रहेगा क्योंकि दोनों के लिए L बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन दिस केस एज वेल एज इन दिस केस इज सेम। वो आपको फंसाने के लिए दे देंगे, जिनको मालूम नहीं हो वो कैलकुलेट करके देंगे, जिनको मालूम हो गया उनको पता चला कि म्यू एम जी इंटू बेस लेंथ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा। समझ में आया क्या? तो बस ये याद रखना है, इन ईच केस वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज सेम। ये दोनों केस में वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन सेम ही होगा क्योंकि दोनों ही केस में बेस लेंथ दोनों का बराबर है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? दोनों ही केस में बेस लेंथ अगर बराबर है तो यहां से फिसल के यहां पर आएगा तो इट विल बी म्यू एम जी एल, इस केस में भी म्यू एम जी एल। आया समझ में? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, हम जानते हैं कि वार्डन बाय ए फोर्स, ए कांस्टेंट फोर्स अगर कांस्टेंट है तो वार्डन इज गिवन बाय एफ डॉट एस और एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नहीं, सपोजिंग हम एक
बॉल जिसका मास m है इसको मैं u वेलोसिटी में फेंक दिया और थीटा एंगल में फेंक दिया, तो ऑब्वियसली ये बॉल कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे करके गिरेगा। हम A से फेंके, जब वो B पे पहुंचा, कहां पे, हाईएस्ट पॉइंट में, मुझे पूछा गया है बताओ व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी और वर्क डन बाय ग्रेविटी। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी when ball moves from A to B, बॉल जब A से B तक गया वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ। बताओ कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है A to B पाथ में, क्या वो हर जगह कांस्टेंट था? फोर्स वाज कांस्टेंट और वेरिएबल। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, mg। यहाँ पर रास्ते में हर जगह उसके ऊपर mg तो था, मतलब द फोर्स वाज कांस्टेंट। यू वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय ग्रेविटी, नहीं तो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क निकालने का तरीका क्या हुआ, रास्ते पे कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट देखना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और mg और वो डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल निकालना पड़ेगा। हम वो वाला तकलीफ यूज नहीं करेंगे। हम देखेंगे जब वो A से B तक गया, हम निकालना चाहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी is equal to mg into displacement in direction of mg। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जब वो यहां से यहां तक गया, कितना ऊपर गया, आपको तो मालूम है कि ये यहां से यहां तक इतना ऊपर तक गया है, और ये वैल्यू कितना है, मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला सबको आता है, नहीं? प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो h गया। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ mg इन टर्म्स ऑफ h अगर कहेंगे, mg के डायरेक्शन में कितना गया है, वो mg तो नीचे की तरफ है, ये तो ऊपर की तरफ गया है। हाँ फिर भी क्या फर्क पड़ता है, आप कहोगे इट इज mg इंटू माइनस h, नीचे की तरफ कितना गया है, माइनस h, नहीं? वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ था, गया ये ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना हुआ, माइनस h। तो वर्क डन एक बाय ग्रेविटी क्या हो गया, माइनस mgh। क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। समझ में आया? जबकि h का वैल्यू आपको मालूम है कितना है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, वैल्यू डालें, इट इज माइनस mg u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, g को खा गया। इज इट कमिंग माइनस हाफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यस। देखो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया माइनस हाफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इट इज माइनस हाफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। चाहो तो लिख भी लेते हैं, माइनस हाफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज कमिंग आउट टू बी माइनस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना हो जाएगा, हाफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। समझ में आया? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज हाफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस हाफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। समझ में आया? तो वर्क डन बाय ये कांस्टेंट फोर्स हम लोग प्रीवियस क्लास देखें, जिनको नहीं समझ में आया वो बार बार देखें, नहीं वो देखेंगे तो समझ में आएगा। काफ़ी लोग तो इतना लेजी रहते हैं कि देखते नहीं है, कितना मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, और काफ़ी लोग जो है देखते हैं वो लाइक भी नहीं करते हैं। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ फलाना बच्चा देखा है, मेरे को भी इंटरेस्ट आएगा दिखाने में, हाँ बढ़िया है, देखो बताया तो बोलने के लिए, देखने के लिए, और करके आए। तुम लोग इंटीग्रेशन का वीडियो सब कोई नहीं देखा, देखिए? हाँ पूछेंगे अभी जब इंटीग्रेशन के समय आएगा। चलिए आज हम लोग फोकस करते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो, फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स बदल रहा है। अगर फोर्स बदल रहा है तो एफ डॉट एस करेंगे तो एफ की जगह क्या डालेंगे, एफ अगर बदल रहा है तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, नहीं? कैसे निकालेंगे? वर्क डन by a variable force
कैसे निकालेंगे? ठीक है, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेट रखा है, आपको समझाने के लिए बता दूं, थोड़ा ध्यान देना। मान लो कि एक मैग्नेट रखा है और यहाँ पर हुआ क्या है कि कोई एक ग्लास ट्यूब है, बड़ा जो ऐसा ऐसा शेप का कोई ग्लास ट्यूब है, एक ग्लास ट्यूब ऑफ दिस शेप। अब ये कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर हमने एक ब्लॉक, आयरन ब्लॉक को रख दिया, तो ये मैग्नेट खींचेगा तो ये इधर से फिसलते हुए ऐसे 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 करके आएगा। रास्ता तो दूसरा कोई आ नहीं सकता, जैसा ट्यूब का शेप होगा उसी के अंदर ही आएगा। अगर ट्यूब ऐसे घूम के आया तो ये घूम के आएगा, है ना, रास्ता ही है। नाउ द पाथ इज फिक्स्ड बाय द ट्यूब, द पाथ इज कंस्ट्रेन्ड। जब ये जो आपका आयरन ब्लॉक कुछ ऐसा रास्ते में आएगा, इधर ऐसे आएगा, हमें पता करना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो कि मैग्नेटिक फोर्स तो जब ये दूर पे था मैग्नेटिक फोर्स कम था, धीरे धीरे पास आ रहा था तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो गया। दैट मींस द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज नॉट कांस्टेंट। इन दैट केस हाउ यू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स? कांस्टेंट होता तो F डॉट S कर देते। क्या आपको लगता है कि ब्लॉक पास पास आएगा तो फोर्स इसका ज्यादा नहीं हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा? तो ये फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। तो ठीक है, हम एक काम करेंगे, वी शैल कंसीडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑन द पाथ ऑफ द आयरन ब्लॉक। इस रास्ते में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। छोटा सा मतलब जितना छोटा हो सके। सोचो कि 0.001 मिलीमीटर, बहुत ही छोटा। इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट में हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर जितना फोर्स था यहाँ पर भी ब्लॉक के ऊपर उतना ही फोर्स था, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है। दैट मीन्स हम अज्यूम कर सकते हैं ओवर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज नॉट चेंजिंग। और जब वो ब्लॉक यहाँ पे था, आयरन ब्लॉक खींच रहा था, तो आयरन ब्लॉक मस्ट बी पुलिंग इट इन सम डायरेक्शन लाइक दिस। ये मैग्नेट तो आयरन ब्लॉक को ऐसे पुल कर रहा होगा और आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा जैसा मैं दिखाया नहीं। ओवर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आई कैन अस्यूम द फोर्स इज कांस्टेंट। सपोज हम कहेंगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का नाम है ds1 और ये जो फोर्स यहाँ पे है ये फोर्स है F1। जब ये आगे आ जाएगा तो फोर्स कुछ F2 बन जाएगा और कुछ दूसरा डिस्प्लेसमेंट ds2 रह जाएगा। हमें निकालना है टोटल वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्सेस। और वर्क इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो हम देखेंगे जब ये यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्क, यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क, यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क, सारे छोटे छोटे वर्क निकाल के जोड़ देंगे टू गेट द टोटल वर्क। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सारे छोटे छोटे वर्क जोड़ देंगे तो क्या कहेंगे? वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय F1 डॉट ds1। मतलब यहां से यहां तक का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। फिर जब वो यहां पर आ जाएगा फोर्स बदल गया होगा। लेट द फोर्स इज F2, वी कंसीडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds2, F3 डॉट ds3। ऐसे सारे छोटे छोटे वर्क निकाल के जोड़ देंगे तो विल गेट द टोटल वर्क डन। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू अवॉइड इंटीग्रेशन। बुक में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बोलने से शुरू करता है इंटीग्रेशन से। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम जगह पे आप इंटीग्रेशन यूज करो, बहुत ही कम जगह पे 10% जगह पे 90% ऐसे ही बन जाएगा। जो आपके न्यूमेरिकल्स है वहां पर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर फंडामेंटली चीजों को समझ जाओगे तो क्या देखें? वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस, व्हिच यू कैन मैथमेटिकली राइट एज समेशन ऑफ Fi डॉट DSI। ये DSI क्या है? A small displacement of point of application of force along the path। पहले क्या था? It was a small displacement of point of application of force। यहाँ पर कुछ additional adjective जुड़ गया, along the path, उसी रास्ते में जिस रास्ते में वो आ रहा था। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसमें where DSI is small displacement of point of application of force along the path।
ध्यान रहे, जब वो वार्डन बाय ए वेरिएबल फोर्स निकाल रहे हो, यू मस्ट बी स्पेसिफाइड द पाथ। पाथ के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा अगर वो वेरिएबल फोर्स है। वैसे हर एक फोर्स के केस में जरूरत नहीं पड़ता है। फोर्स को फिर उसके हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो कौन से रास्ते में आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके लिए फर्क पड़ता है कि कौन से रास्ते में वो आ रहा है। तो इन जनरल वी हैव टेकन वार्डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग द पाथ। क्या ये चीजें समझ में आया? हाँ, चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक क्वार्टर ऑफ ए सर्किल है। ये दिस इज व्हाट इज क्वार्टर ऑफ ए सर्किल, 1/4 ऑफ ए सर्किल जिसका रेडियस r है। ठीक है, अब मैं मान लो कि यहाँ पे कोई एक बीड है, बीड यू अंडरस्टैंड, कोई बीड है जो इसमें मूव कर सकता है, ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूं और जिस फोर्स का नाम है एफ ए। चलो मानते हैं ये फोर्स एफ ए है। ठीक है, कोई फोर्स ऐसे खींचेगा तो ये चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा, और ये खींचते हुए यहां तक ले गया। ठीक है, इन फिगर शोन, और ये बीड का मास m है। इन फिगर शोन ए बीड ऑफ मास m was pulled from A to B by a tangential force Fa of magnitude, tangential force Fa of magnitude F naught। Fa क्यों लिखेंगे? F ही लिखते हैं। tangential force of magnitude, A को खाली पीली रखें, निकाल दें। tangential force F of magnitude F naught। तो ये फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? F naught। ये इसको यहाँ से खींचते हुए ले गया। कैसा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स। फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंट टू दी पाथ। मतलब जब वो यहाँ पे था तो ये फोर्स ऐसा खींच रहा था, अभी यहाँ पे ऐसे खींच रहा था। जब वो यहाँ पे आ गया तब वो फोर्स कुछ ऐसा खींच रहा था, टेंजेंशियल है ना, तो ऐसा खींच रहा था। द फोर्स वाज ऑलवेज पुलिंग इट टेंजेंशियली लाइक दिस। ऐसे खींचते 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 यहाँ तक ले गया। समझ में आया क्या? ये क्या है? ये क्वार्टर ऑफ ए सर्किल है, 1/4 ऑफ ए सर्किल है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये r है तो ये भी तो r है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? ध्यान से देखो, अगर इसको समझ जाओगे तो आपको जो इंटीग्रेशन वाला चीज है ना, धीरे धीरे आपको स्किप हो जाएगा। नहीं तो वो इंटीग्रेशन करने में आपको ज्यादा दिक्कत होता है और समझ में नहीं आता है, रट्टा मारते हो। समझ में आया? हाँ, तो जब तक आप क्वेश्चन को बढ़िया से दोबारा पढ़ के समझ लो, तब तक थोड़ा मैं इसको सजा के लिख देता हूँ। इन फिगर शोन ए बीड ऑफ मास m was pulled from A to B by a tangential force F of magnitude F0। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। Find work done by gravity। bit number 2 by F। work done by F कितना हुआ, work done by gravity कितना हुआ? क्या मेरी बात समझ में आया? work done by gravity मतलब the weight of the body was a force in the downward direction। जब ये बॉडी को हम यहाँ से खींच के यहाँ तक लेके गए, क्या रास्ते में हर जगह उसका वेट बराबर था? यस, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट था, डायरेक्शन भी कांस्टेंट था, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स द वेट इज ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स है तो वाट निकालना हमारे लिए काफी आसान है।
तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, सॉल्यूशन में कहेंगे वेट इज कांस्टेंट, सो वर्क डन बाय वेट इज इक्वल टू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ mg। mg कैसे था, नीचे की तरफ था, नहीं mg नीचे की तरफ था, तो जब हम यहां से यहां तक लेके गए व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ mg, mg तो नीचे की तरफ था, ये नीचे गया क्या, ऊपर गया, कितना ऊपर गया, नो 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 नो, ऊपर कितना गया, mg के डायरेक्शन में r ही तो गया, r गया ऊपर, तो mg के डायरेक्शन में कितना गया, माइनस r। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, डोंट से रूट टू r, से mg के डायरेक्शन में कितना गया, ऊपर गया है r, मतलब mg के डायरेक्शन में माइनस r, तो आप कहोगे इट इज इक्वल टू mg इंटू माइनस r, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mg r। क्या बात समझ में आया? सपोज हम कहेंगे कि कोई एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा है और इधर ऐसा है, थोड़ा सोच के बताओ तो, अगर कोई ब्लॉक को मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, ये फिसल के नीचे आया, और इस सेम ब्लॉक को यहाँ से छोड़ देता हूँ, ये भी फिसल के नीचे आया, कौन सा केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी इज मोर, कौन सा केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी इज मोर? अगर ये ब्लॉक फिसल के नीचे आएगा, ये ब्लॉक फिसल के नीचे आएगा, A to B जा रहे हैं, ये A to B जाने में ज्यादा वर्क होगा कि A to C जाने में? दोनों में सेम होगा, क्यों? क्योंकि mg कांस्टेंट है और mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वही तो है, दोनों के लिए mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h ही तो होगा, ये ज्यादा दूर जा रहा है, ये कम दूर जा रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम, दोनों ही केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी सेम एंड इट विल बी इक्वल टू mgh, व्हाट यू विल अदरवाइज लर्न फाइनली इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तो वर्क डन बाय ग्रेविटी A to C मोशन, A to B में जितना होगा A to C में उतना होगा। हाँ, तो अब बात हुआ कि अभी हम देखें कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgr। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है, वर्क डन बाय F, ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट वर्क डन बाय F, वर्क डन बाय F। अच्छा बताओ, ये जो F की बात कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, F0 दिया है, क्या ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है? फोर्स एक वेक्टर है, कांस्टेंट होगा तब जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। खाली दिया है मैग्नीट्यूड F0 है, डायरेक्शन तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे हो गया, सो इज इट ए कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स? तो इस केस में हम F डॉट S तो नहीं कर सकते, हमें कुछ दूसरा करना पड़ेगा। दूसरा मतलब जो मेथड हम लोग देखें, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लेंगे, सारा वर्क निकालेंगे और जोड़ देंगे, नहीं तो हम कहेंगे वर्क डन बाय F, F is a variable force। क्यों वेरिएबल हुआ, क्या बदल रहा है? Yes, direction is changing, इसका डायरेक्शन बदल रहा है, so it is a variable force, F is a variable force। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज बोलिए सर वो माइनस cos 180 नहीं होगा? देखो वर्क डन बाय वेट लिख रहा हूं, अगर मैं इधर लिखूंगा वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन बाय लिखूंगा तो आप चाहो तो इसे कर सकते हो, व्हाई डोंट यू राइट, जैसे आप बोल रहे हो कि mgs cos 180 करके लिखेंगे। देखो तो ये mg नीचे की तरफ है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट के तौर पे करोगे, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कांस्टेंट है तो हम कहेंगे mg s cos, और इन दोनों के बीच में जो एंगल mg ऐसे था ये ऐसे था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ, और देखो तो ये r है, ये r है, तो ये कितना हो गया भाई, √2r। तो देखो जैसे आप सोच रहे हो, आपकी तरीके से सोच के दिखाते हैं, फोर्स कितना हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय वेट कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय वेट विल बी इक्वल टू mg इंटू s इंटू cos, और ये r है, ये r है, तो ये 45 है, ये 45 है, और mg कैसा है, mg नीचे की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, ये 45 है, तो ये पूरा कितना हो गया, 135, cos 135 होता है माइनस 1/√2, और यहाँ पर s कितना है, √2r, सो mg इंटू √2r इंटू माइनस 1/√2, तो हुआ ना, वही √2 खा गया माइनस mgr। यस,
बढ़िया। तो थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं करवा रहा हूँ। सो यू हैव टू लर्न इट थ्रू प्रैक्टिस। बार बार चीजों को देखोगे, समझोगे तो आप mgs cos थीटा भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी कर सकते हो। समझ में आया? हाँ, तो F इज ए वेरिएबल फोर्स। वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वर्क डन बाई F। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, क्या फॉर्मूला था, F1 डॉट ds1, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लेंगे, F2 डॉट ds2, F2 डॉट ds2 एंड सो ऑन। समझ में आया क्या? क्या F1 F2 बराबर है? नहीं, F1 F2 अलग अलग है। कैसे अलग अलग हुआ? क्योंकि मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ ds1, तो यहाँ का फोर्स को कहूंगा F1। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लूंगा ds2, तो यहाँ का फोर्स को कहूंगा F2। F1 F2 तो अलग अलग है कि नहीं? अच्छा बताओ, F1 और ds1 के बीच में क्या एंगल है? F1 इज टेंजेंट टू द पाथ, ds1 इज आल्सो अलोंग द टेंजेंट। F1 और ds1 के बीच में क्या एंगल है? वे दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं? F1 इज टेंजेंट टू द पाथ, ds1 इज आल्सो अलोंग द टेंजेंट, तो एंगल क्या हो गया? 0। F2 और ds2 के बीच में 0, F3 ds3 F4 ds4 सब 0 हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा? ये सारा चीज को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, F1 डॉट ds1 को लिख सकते हैं, F1 का मैग्नीट्यूड क्या था, F1 का मैग्नीट्यूड F0, ds1 को ds1 इंटू cos 0, है कि नहीं? F2 डॉट ds2 का F2 का मैग्नीट्यूड F0, ds2 तो ds2 एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, cos 0, ऐसे करके सबको जोड़ो। अब cos 0 कितना होता है? 1 होता है, वो तो गया। F0 ds1 F0 ds2 F0 ds3 सबको जोड़ देंगे, हमारा काम निकल जाएगा। F0 ds1 F0 ds2 सबको जब जोड़ेंगे F0 आएगा कॉमन, अंदर रहेगा ds1 ds2, ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। नहीं, ये ds1 ds2 ds3 क्या दे रहा है? मैग्नीट्यूड्स ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ds1, हाँ यहाँ से यहाँ तक ds2 ds3 ds4 ds5, ऐसे सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ते जाएंगे तो पूरा ये लेंथ नहीं मिल जाएगा क्या? ये लेंथ कितना है? पूरा होता है 2πr, ये 1/4 है, 2πr/4। आर यू गेटिंग? बस खत्म हो गया कहानी। यहाँ पे ये मिल गया आपको, इट इज F0 इंटू 2πr/4, खत्म, वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो क्या आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ में आया? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालने के लिए सारे छोटे छोटे वर्क निकालो और जोड़ो। इसी को बाद में पढ़ेंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, समेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूअस स्मॉल क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, वो बाद में पढ़ेंगे। बुक में इसको इंटीग्रेशन करके करते हैं, हम लोग ऐसे कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? यस। सो वर्क डन बाय F0 इज F0 इंटू 2πr/4। समझ में आया? देखें, अगर समझ में आया तो आप बताओ इसको। यहाँ पर कोई एक थ्रेड है और इस थ्रेड के साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है और ये ब्लॉक का मास कुछ m है। ये ब्लॉक को यहाँ से छोड़ दिया गया तो ये ऐसे फिसलते हुए यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये ब्लॉक को छोड़ेंगे तो फिसलते हुए आएगा यहाँ से यहाँ तक। पूछा है जब तक ब्लॉक A से B आएगा, व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंशन इन द थ्रेड। क्वेश्चन क्या है? द ब्लॉक released from A reaches B, find work done by tension in thread। जब ब्लॉक यहां से यहां तक आएगा, टेंशन के चलते कितना वर्क होगा? What is the work done by tension in the thread? बात समझ में आया? अच्छा बताओ, टेंशन इन द थ्रेड इज ए कांस्टेंट और वेरिएबल? सर कांस्टेंट रहेगा ना, मास तो सेम रहेगा।
पे कांस्टेंट कैसे रहेगा भाई? यहाँ पर जब रहेगा ये थ्रेड टूटेगा क्या? जब ये यहाँ पर आ जाता है तो खींच के थ्रेड को टूट देता है, मतलब यहाँ पर टेंशन ज्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है। नॉट ओनली दैट, जब वो ब्लॉक यहाँ पे रहेगा टेंशन का डायरेक्शन कुछ ऐसा था, जब वो ब्लॉक यहाँ पे था टेंशन का डायरेक्शन कुछ ऐसे था, जब यहाँ पे था टेंशन कुछ ऐसे था। सो यू सी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज आल्सो चेंजिंग, मैग्नीट्यूड इज आल्सो चेंजिंग, इट्स ए वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क निकालने का तरीका हमारे पास एक ही है, क्या है? समेशन ऑफ ऑल स्मॉल वर्क। हम देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सारे निकाल के जोड़ देंगे। सारे मतलब इफ यू आर टेकिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ के बीच में हाउ मेनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विल गेट? इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, इतना छोटा ले रहे हैं कि वी एज्यूम द फोर्स इज कांस्टेंट ओवर दैट डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? चलिए, तो अगर हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, सॉल्यूशन में कहेंगे कि जो वर्क होगा दैट वर्क विल बी टी डॉट T1, मान लो यहाँ पर टेंशन T1 था, T1 डॉट ds1 प्लस T2 डॉट ds2 नहीं प्लस T3 डॉट ds3, ऐसे सारे छोटे छोटे वर्क निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। ds1 ds2 ds3 सब क्या था? यहाँ पर T1 था, यहाँ पर T2 था। T2 क्या है? ds2 क्या है? हम बता चुके हैं डेफिनेशन। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ ds? In the definition of ds was a small displacement of point of application of force along the path. Along the path, जिस रास्ते में आ रहा है उस रास्ते में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इस रास्ते में आ रहा है इस रास्ते में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्या? यस, देखो यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्प्लेसमेंट कैसा है? ऐसा। बताओ T2 और ds2 के बीच में क्या एंगल है? 90 डिग्री, तो cos 90 होगा 0, तो ये सारे 0 बन जाएंगे। इट इज T1 ds1 cos 90। देखो कोई हमसे एक स्टेप आगे सोच रहा है, कितना बढ़िया। T2 ds2 cos 90, गो ऑन एडिंग देम, सारे को जोड़ो तो 0 ही मिलने वाला है। नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स। समझ में आया? अब मैं दूसरा एक क्वेश्चन दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाक से आंसर दे दो इसका। An electron is moving in a circular orbit of radius r if force of the nucleus on the electron is F0, find work done by this force, work done by this force over half revolution। सोचे और बताएं। कोई इलेक्ट्रॉन F0 इंटू कितना? 2πr, हाफ रिवोल्यूशन बोले भैया। F0 into pi r। F0 into pi r। देखा कितना जल्दी जल्दी लोग गलत आंसर दे देते हैं, क्योंकि पुराना वाला जो मेथड है वो पड़ा है दिमाग में। पहले सोचो कि जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहा था भैया, इसके ऊपर ये न्यूक्लियस कुछ फोर्स दे रहा था F0, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? क्यों वेरिएबल है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था फोर्स ऐसे था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था फोर्स ऐसे था, यहाँ पे था फोर्स ऐसे था, तो इट इज ए वेरिएबल फोर्स। नहीं, वेरिएबल फोर्स है तो कैसे निकालेंगे? द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, यू नो, है ना। अब सोचो ओवर एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जब ये फोर्स F1 था हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे ds1, जब ये फोर्स F2 था छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे ds2। ds1 ds2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग द पाथ। बुक में कहीं नहीं लिखा, वो सारे इंटीग्रेशन करके करते हैं। मैं आज इतने सारे वेराइटी के क्वेश्चन करूंगा, कोई भी क्वेश्चन को अपलोड करो, देखोगे वो लोग इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, जबकि बच्चों को इंटीग्रेशन समझ में ही नहीं आता।
ठीक है, ओनली वन वेराइटी का क्वेश्चन है जो कि बहुत रेयरली आता है तुम लोगों का एग्जाम में, और उसी में इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ता है, वो मैं कर लूंगा। बाकी सारा वेराइटी में तो ऐसे ही बन जाएगा बिना इंटीग्रेशन का। क्या चाहिए तुम लोग, इंटीग्रेशन करके करना है बिना इंटीग्रेशन का? हाँ, तो बिना इंटीग्रेशन करना है तो इसको समझना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम कहेंगे कि यहाँ पर जब वो हाफ रिवोल्यूशन में गया, मतलब ए से बी तक गया, फॉर सॉल्यूशन में लिखेंगे फॉर ए टू बी मोशन वर्क डन बाय F is equal to F1 dot ds1 F2 dot ds2, ऐसे सारे सारे छोटे छोटे फोर्स का वर्क निकालो और जोड़ो। फोर्स वेरिएबल है, समझ में आना चाहिए। अगर फोर्स कांस्टेंट होता, सपोज कोई एक फोर्स कांस्टेंट होता, तो यहां से यहां तक जाने में हमें ये लेंथ दिखना था कि डिस्प्लेसमेंट दिखना था? तभी हमें 2r दिखना था, है कि नहीं? हमें 2r दिखना था, 2 पाई r तो कभी नहीं आ रहा है, इज नॉट इट? अच्छा, फोर्स वेरिएबल है तो F1 डॉट ds1 व्हेन द फोर्स वाज F1 ओवर ए डिस्प्लेसमेंट ds1, ये वर्क होता था F1 का मैग्नीट्यूड ds1 का मैग्नीट्यूड cos 90, ऐसे ही ds2 cos 90 एंड सो ऑन। तो कितना हो जाएगा? नो वर्क इज डन, बोला था ना। Now Earth is revolving around Sun. Suppose planet Mercury is revolving around Sun in a circular path. What is the work done by gravitational force of Sun in half revolution? 0, क्योंकि the force is always directed towards Sun. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. तो अगर कोई वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क निकालना है, हमारे पास एक तरीका आ गया। अगर वो वेरिएबल फोर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया गया, कभी कभार क्या होता है वो वेरिएबल फोर्स को ग्राफिकली दे देते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं। F वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक बॉडी के ऊपर आता हुआ फोर्स का वेरिएशन दिया गया है। ये कोई बॉडी के ऊपर जो फोर्स आ रहा है, चलो मानते हैं कि वो दिखने में कुछ ऐसा है, फिलहाल तो समझते हैं, हर चीज को समझने की कोशिश करो। ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रहा है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? द फोर्स इज चेंजिंग। हमें पूछा गया कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम x is equal to x1 to x is equal to x2, बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। ये x1 से x2 तक गया, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। फोर्स का वेरिएशन को ग्राफिकली दिखाया गया है, ठीक है? हमें निकालना है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज चेंजिंग विद डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस। मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फोर्स घट रहा है। मान लो कि कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा था और यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा हुआ था, जैसे जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, ये मैग्नेट के पास जाने लगेगा, फोर्स बढ़ने लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स बदल रहा है। अच्छा, ऐसा केसेस में अगर एफ डॉट एस डायग्राम दिया गया है तो हमें वर्क निकालना है, तो हम क्या करते हैं? सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालते हैं और जोड़ देते हैं। कोई एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। लेट मी कंसीडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां तक का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx कहें, और ये इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि हम एज्यूम करेंगे कि ओवर दिस डिस्प्लेसमेंट द फोर्स वाज कांस्टेंट। ओवर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट f dx, जो एरिया जो वर्क होगा क्या होगा? f into dx, f into dx होगा ना। बट व्हाट डज दिस f dx रिप्रेजेंट? ये एरिया, हाइट इज f, dx इज दिस डिस्प्लेसमेंट, तो ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? f dx। मतलब ओवर dx डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं एक छोटा सा एरिया ऐसे थीन स्ट्रिप बनाता हूं तो दैट इज गिविंग मी द स्मॉल वर्क डन। I can consider this total area under the diagram as a combination of number of such thin strips। ऐसे सारे छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, each area will represent small work done, सारा एरिया को जोड़ देंगे, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। अब सारा एरिया को जोड़ देंगे तो क्या मिलने वाला है? ये टोटल एरिया मिलने वाला है। समझ में आया क्या? That means in a force versus displacement diagram, the area under the diagram represents work done,
समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, बिना समझे हाँ जी मत करना। तो ये नोट पॉइंट कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। in force versus displacement diagram, in force versus displacement diagram, area under the diagram, area under the diagram represents the work done by force। समझ में आया? एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन बाय द फोर्स। समझ में आया? अच्छा, और सपोज हम कहेंगे कि जो फोर्स वर्सेस डायग्राम है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, सपोज वो दिखने में कुछ ऐसा है। मतलब ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस एरिया, ये एरिया एक पॉजिटिव एरिया है, और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एक नेगेटिव एरिया है। पॉजिटिव एरिया मींस वर्क डन बाय द फोर्स, नेगेटिव एरिया मींस वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स? पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे कि ये हो गया पॉजिटिव एरिया, ये हो गया नेगेटिव एरिया। टोटल वर्क डन, मान लो कि इस एरिया को हम A1 कहेंगे, ये एरिया को A2 कहेंगे, इज इक्वल टू पॉजिटिव एरिया वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स क्या हो गया? पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, दैट इज A1 माइनस A2। क्या बात समझ में आया? सपोज समझ में आया कि नहीं आया चेक करने के लिए एक क्वेश्चन करेंगे। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी चेंजेस with displacement as shown। फोर्स का वेरिएशन दिया है, कैसा दिया है? फोर्स का वेरिएशन दिया है कि ये ड्रॉ करके दिखाया गया है, ये फोर्स है और ये ऐसा है, इधर दिया गया है डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, और फोर्स कैसे दिया है? फोर्स कुछ ऐसे दिया है। सारा डाटा आपके सामने दिया गया है कि ये जो फोर्स है ये वैल्यू है 10 न्यूटन, और ये जो वैल्यू है वैल्यू इज समथिंग लाइक 6 न्यूटन। नीचे की तरफ है तो नेगेटिव कहेंगे, और ये वैल्यू है 5 मीटर, ये वैल्यू है 8 मीटर। फाइंड वर्क डन, ये फोर्स है, फाइंड वर्क डन बाय F ओवर ए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 8 मीटर। कितना सिंपल है? 7 न्यूटन। वर्क डन कितने न्यूटन में हो गया? 7 जूल्स है ना। तो क्या हो गया? सॉल्यूशन कहेंगे ये तो हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम दिया गया है, वर्क निकालने का तरीका है कि इट इज एरिया अंडर द डायग्राम। ठीक है, तो हम कहेंगे वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर डायग्राम। बुक में ये सारा मेथड नहीं दिया है। आज मैं आपको जितना चीज बताऊंगा वो सारा आपको बुक में कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा क्या एक भी नहीं मिलेगा, गारंटेड है। यू सर्च फॉर एनी अवेलेबल बुक्स इन योर लाइब्रेरी
एंड आई टेल यू ऑल मेथड्स टू स्किप इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को कैसे स्किप करेंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन को ले लो, आजकल बहुत सारा इंटरनेट में मिलते हैं वेबसाइट जिसमें अपलोड करो तो सोल्यूशन आता है, करके देखो वो कैसे इंटीग्रेशन करके कर रहे हैं। हम लोग तो चुटकी में देख के ऐसे आंसर बोल देंगे, वो लोग इंटीग्रेशन करके उनका जान निकल जाएगा। Merely looking at the question you can tell the answer without any calculation or a very small calculation. तो एरिया अंडर द डायग्राम क्या हो गया, हम कहेंगे ये एरिया को A1 कहेंगे, ये एरिया को A2 कहेंगे, तो ऑर्डर क्या होगा A1 प्लस A2 की A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। A1 इज ए ट्रायंगुलर एरिया, बेस है 5 तो हाफ 5 हाइट है 10 माइनस A2 इज 5 से 3 कितना है 3 और ये है 6 18, so this is 25 minus 18 is 7 joules। तो वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स थ्रू ए ग्राफिकल अप्रोच भी आपको समझ में आ गया। इसके अंदर से एक इम्पोर्टेंट चीज बाहर आ रहा है, क्या है वो चीज, उसको नोटिस करेंगे। देखो ये कोई एक फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, थोड़ा ध्यान से देखना। मान लो दी फोर्स इज चेंजिंग विद द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज चेंजिंग विद डिस्प्लेसमेंट। आप देख रहे हो फोर्स बदल रहा है, ये फोर्स इज वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। देखो तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरिएशन कैसे हो रहा है, लीनियर वेरिएशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है नहीं, दिस फोर्स इज लीनियरली चेंजिंग विद द डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना। तो फोर्स इज लीनियरली चेंजिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। ऐसा केस में अगर हमें कोई पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x1 टू x2, x1 से x2 तक डिस्प्लेस करने में व्हाट इज द वर्क डन, और हमें मालूम है कि इट इज द एरिया अंडर द डायग्राम। हमें ये एरिया पता करना है, हमें ये पता करना है ये एरिया है वर्क डन by the force in displacing the body from x1 to x2। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स था वो फोर्स F1 था और यहाँ पर जो फोर्स था वो फोर्स F2 था। ध्यान से देखो, ये फोर्स था F1, ये फोर्स था F2। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes। When the force linearly varies with displacement, जब ये डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, तो वेरिएशन इज ए स्ट्रेट लाइन। ओ लड़का क्या था, निराकार, समझ में आ रहा है? कुछ कुछ आ रहा है? कुछ होता है कि सब कुछ होता है? सब कुछ होता है, बढ़िया। निराकार, ये न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट हियर, अभी तक कहाँ पर पढ़ रहे थे भाई साहब आप? हाँ, फिजिक्स वाला। हमारे यहाँ बहुत सारा वाला बोलते हैं, लेकिन वो वेंडर्स को बोलते हैं, ये गुपचुप वाला, ये कचरा वाला, लौकी वाला, आलू वाला, पेपर वाला। फिजिक्स वाला कैसे हो गया यार? बेचते थोड़ी, फिजिक्स टीचर बोलते तो कितना अच्छा था नहीं? ये बाकी दोनों वो बाला को छोड़ के बाली के पास अभी अभी आए। क्या है? ठीक। अब केमिस्ट्री को क्या बोलते हो, बाला की वाली? फिजिक्स बाला, केमिस्ट्री बाली, और बायोलॉजी क्या होगा? नन ऑफ बीच, ना बाला ना वाली। हाँ अच्छा ठीक। ओहो बेचारा नेट में भी आ गया, ठीक है एडिट कर देंगे, वीडियो में भी आ गया, चलो ठीक है। When the force linearly varies with displacement, work done by force over displacement from x1 to x2। x1 के पास f2 रहेगा तो सुंदर दिखेगा, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, x2 को इधर बैठा देते हैं। यस, इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम, ये सबको मालूम है। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये कैसा एरिया है? ये ट्रेपेजियम का एरिया है नहीं? तो कैसे निकालते हैं?
half of sum of parallel sides f1 f2 into x minus y. ये डिस्टेंस कितना है? x2 minus x1. बढ़िया, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर f1 और f2 बाई f1 हो गया इनिशियल फोर्स, f2 हो गया फाइनल फोर्स. इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाई 2 होता है एवरेज फोर्स. तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू एवरेज फोर्स. और x1 से x2 तक गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x2 माइनस x1 इंटू डिस्प्लेसमेंट. मैं सीधे सीधे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये दोनों मैग्नीट्यूड है. तो वार्डन बाय ए linear force, warden by a force which is changing linearly with displacement is given by average force into displacement. Not available in any of your books. कोई भी बुक में अवेलेबल नहीं है. कितना खतरनाक ये मेथड आपको समझ में आएगा जब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे. सपोजिंग मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. ये कोई एक टेबल है. ये वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द बुक्स. ये बहुत सारे बुक में अवेलेबल है, बट तरीका इज डिफरेंट. सपोज ये कोई एक मास m है, लेंथ l है. कोई चेन है जिसका मास m, लेंथ l है. और सपोज हम कहेंगे कि ये लेंथ है l/3, कुछ झूल रहा है. ठीक है. अगर ये चेन को खींचेंगे तो फिसलेगा. अगर ये चेन फिसलता है, जब तक ये चेन इस टेबल को छोड़ेगा तब तक चेन का हाल कैसे हो गया होगा? कुछ ऐसा हो गया होगा, फिसलते हुए यहां तक आ गया होगा. ऐसे है कि नहीं? फिसलेगा तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, थोड़ा फिगर को बढ़िया से ड्रॉ करते हैं. ये डिस्टेंस है l/3, आपको समझ में आया. ये डिस्टेंस है l/3 दिया हुआ है. अच्छा, ये l/3 इधर बैठा है इसलिए जगह नहीं हो रहा है, इसको इधर ले आओ. ये l/3 इधर बैठा है, ये है l/3. अब क्या हुआ? चेन फिसल गया. जब ये चेन यहां से फिसल के इस पोजीशन पे आया, पूछा है व्हाट इज द वार्डन बाय ग्रेविटी. ग्रेविटी ने कितना वार किया जब तक चेन फिसल के इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया. ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं ढंग से. इन फिगर shown, in figure the chain slips from the position shown. जिस पोजीशन से दिखाया गया है उस पोजीशन से फिसलना शुरू किया. फाइंड work done by gravity by the time chain reaches second position. पहला पोजीशन तो ऐसे था, ये फर्स्ट पोजीशन था, ये सेकंड पोजीशन है. क्या समझ में आ रहा है? नहीं? अब ये क्वेश्चन को लोग क्या करेंगे? यूजिंग इंटीग्रेशन दे विल डू. कुछ लोग स्मार्ट लोग होते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करके निकाल देंगे. लेकिन अगर ऐसा ही कैसे तो पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे, वार्डन बाय फ्रिक्शन और अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछ लेंगे तो फिर उनका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल एनर्जी, फ्रिक्शनल फोर्स उनको कोई आइडिया नहीं मिलेगा उसमें करने के लिए. खैर, हाँ, हम निकालना चाहते जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, वार्डन बाय ग्रेविटी. अच्छा बताओ, जब वो चेन फिसल रहा था, जब सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना. जब ये चेन कुछ ऐसा पोजीशन से फिसलना शुरू किया और कुछ दूर तक फिसल चुका है. कितना फिसल गया है? x. ठीक है, x फिसल चुका है. अब ग्रेविटी फोर्स, कौन सा फोर्स इसको खींच रहा है? यहाँ का वेट, ये तो बैठा है, यही खींच रहा है. तो यही है, इसका वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो व्हेन हैंगिंग लेंथ इज x, ये तो समझा के लिए लिख रहा हूं, बाद में तो आप सीधे सीधे कर लोगे. व्हेन हैंगिंग लेंथ इज x, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी
स्कूल वाले नहीं पूछेंगे। आप में से कुछ अच्छे लोग बैठे हैं तो उनके लिए बता रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं चाहिए। बाकी लोग तो ऐसे ही खुश रहते हैं। जो लोग इंटीग्रेशन वगैरह कुछ पढ़ के नहीं आए उनको तो हो गया खत्म कहानी, है ना। हर प्रॉब्लम पहले एक सिचुएशन बन के आता है और बाद में क्राइसिस बन जाता है। जब सिचुएशन की फॉर्म में आता है तो अगर आप उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करोगे वो प्रॉब्लम बन जाता है। प्रॉब्लम की समय में हैंडल नहीं करोगे फिर ये क्राइसिस बन जाता है। नहीं, हाँ, तो आपका सिचुएशन पार्ट अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मिड सेशन है। नाउ यू आर ऑल, जो लोग ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं दे आर गोइंग थ्रू ए प्रॉब्लम। अभी भी सतर्क नहीं होंगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर दे विल बी अंडर क्राइसिस। क्राइसिस मतलब यू डू नॉट नो व्हाट टू डू। अब क्या करना है, कुछ भी करो। कोई बोले, किसी को बोले कि लाख रुपया देंगे पढ़ा दो, तब भी नहीं होगा। इतने कम समय में कैसे हो सकता है? जो चीज को करने के लिए लंबा समय चाहिए वो लंबे समय में ही होगा, छोटे समय में हो नहीं सकता, चाहे आप कितने भी जोर से पढ़ लो, है कि नहीं। हाँ, तो सिचुएशन इज नाउ ओवर। नाउ दोज हु आर नॉट सिंसियर दे आर नाउ फेसिंग सम प्रॉब्लम। और कुछ दिन के बाद और 2-3 महीने के बाद उनको तो क्राइसिस लगेगा, चलो क्लास 11 गया, छोड़ो अभी क्लास 12 में ध्यान देंगे, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, सो बी कॉशियस अबाउट योर ओन। व्हेन हैंगिंग लेंथ इज x, the force of gravity is weight of hanging part। तो वो फोर्स कितना हो जाएगा, weight of the hanging part। ये जो चेन दिया गया है, चेन का मास m दिया है, लेंथ l दिया है। l लेंथ का मास होता है m। ये जो झूल रहा है इसका, ये जो झूल रहा है इसका वेट कितना होगा, पहले इसका मास पता करें। l लेंथ का मास अगर m होता है, यूनिट लेंथ का बनेगा m/l। x लेंथ का कितना होगा, इंटू x। वेट कितना होगा, g, मास इंटू g। क्या ये चीज सबको समझ में आया? वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द चेन। क्या आप नोटिस कर रहे हो कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। y इक्वल टू mx क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर आप f वर्सेस x डायग्राम करोगे, will it not look like a straight line? Yes, that means the force is linearly varying with the displacement। क्या मेरी बात समझ में आया? Force is linearly varying with the displacement। तो क्या लिखेंगे here, F linearly varies with x। तो फिर वाट निकालने के लिए F1 मतलब शुरू में क्या फोर्स था, इनिशियल फोर्स कितना था भाई, इनिशियली 1/3 लेंथ झूल रहा था। तो फोर्स का इनिशियल फोर्स क्या था, इसका वेट कितना है, mg/3। अरे पूरा m है तो ये mg है, mg/3 है कि नहीं, mg/3। तो इनिशियल फोर्स इज mg/3। अच्छा, फाइनल फोर्स क्या था, फाइनल फोर्स मतलब कब, जब वो यहां पर आ गया पोजीशन 2 में। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, पूरा का पूरा फोर्स आ रहा है, कितना है वो, mg। नहीं, शुरू में mg/3, बाद में mg। अच्छा, तो क्या एवरेज फोर्स निकालना आता है? हाँ, ये तो बहुत आसान है, F1 + F2/2 कर दो। क्यों, क्योंकि द फोर्स इज लिनियरली वेरिंग विद x। नहीं, तो कितना हो जाएगा ये, mg + mg/3 whole divided by 2। is it coming out to be 3mg, 4mg/6 is 2mg/3। yes, ये हो गया एवरेज फोर्स। और क्या आप बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ चेन का, वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक फिसला है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अरे ये पूरा लेंथ कितना है, l, ये था l/3, l-l/3 पकड़ में आ रहा है। तो आप कहोगे l-l/3 कितना है, 2l/3। अब वर्क निकालना क्या डिफिकल्ट चीज है, वर्क डन क्या फॉर्मूला था, इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एवरेज फोर्स क्या निकल गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 2mg/3। डिस्प्लेसमेंट हुआ 2l/3, सिंपलीफाई करो तो 4mg/L/9। कहानी खत्म। अपलोड करो इस क्वेश्चन को, देखो वो लोग कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन मेथड में अगर देखना चाहोगे तो करके भी दिखा देंगे, बड़ा लंबी होगा और आपका दिमाग तो फट जाएगा। बच्चों वाली दिमाग है, ज्यादा लोड नहीं लेता है।
क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? यस। अगर समझ में आया तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। सिमिलर क्वेश्चन देता हूं। यहाँ पे कोई एक चेन रखा हुआ था और ऐसा रखा हुआ था कि इसका 1/4 लेंथ नीचे झूल रहा था। ये कितना लेंथ है? L/4। मास m है, लेंथ L है चेन का। If the chain is pulled up to the table, चेन को खींच के टेबल के ऊपर ले आए। फाइंड वर्क डन। बताओ, जब इस चेन को खींच के टेबल के ऊपर उठा लेंगे, वर्क विल बी डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी? ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहे उल्टा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी? अगर चेन को खींच के ऊपर ले आए तो ठीक है। पहले देखना है कि अगर हम जो फोर्स की बात कर रहे हैं, क्या वो डिस्प्लेसमेंट के साथ लिनियरली वेरी करता है, पहले देखना है। जब एक्स लेंथ झूल रहा होगा, व्हेन एक्स लेंथ इज हैंगिंग, जब ये चेन का एक्स लेंथ झूल रहा होगा, मान लो कि ये चेन कुछ दूर आ गया है और उसका एक्स लेंथ झूल रहा है, ये एक्स लेंथ झूल रहा है। सो व्हेन लेंथ एक्स इज हैंगिंग, क्योंकि हम खींच के चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, द ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू कितना होगा? इसका वेट, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ इनटू जी। हाँ, शायद यू आर कमिंग द करेक्ट थिंग, mgx/l। फिर से बता दो बेटा, आंसर क्या आया तुम्हारा? सर mgl/32। mgl/32 ऐसा बोल रहा है। चलो देखते हैं सही बोल रहा है क्या, सही बोल रहा है क्या? मुझे तो आंसर मालूम नहीं है, अब अभी निकालने वाले हैं आपके सामने। क्या हम देख रहे हैं कि फोर्स लिनियरली वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ? यस, फोर्स लिनियरली वेरी कर रहा है, फोर्स लिनियरली वेरी कर रहा है। तो फिर बताओ, इनिशियल फोर्स, इनिशियली क्या था फोर्स? जब कितना झूल रहा था? L/4 झूल रहा था कि नहीं? Yes, sir. तो फिर फोर्स कितना था? mg/4। अच्छा, F2 फाइनल फोर्स जब चढ़ गया ऊपर, फाइनल फोर्स, ये तो पूरा चढ़ गया, कुछ भी नहीं झूल रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। अरे ग्रेविटी का फोर्स जो खींच रहा था, खींचने वाला फोर्स तो कोई है नहीं, बन गया 0। नहीं, फिर अभी हमें निकालना है व्हाट इज एवरेज फोर्स। व्हाट इज द एवरेज फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट। एवरेज फोर्स निकालना है। देखो एवरेज फोर्स कैसे निकालते हैं? इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाय 2। अरे ये क्या हो गया, थोड़ा सा ये तो थोड़ा इसका आंसर, हाँ, एवरेज फोर्स निकालना है तो इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाय 2 करेंगे। एवरेज फोर्स, इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाय 2, इज इट कमिंग आउट टू बी mg/4 प्लस 0/2, इज इट mg/8? यस। और कोई बताएगा क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? कितना खींचे? L/4। डिस्प्लेसमेंट इज L/4। तो क्या है, कोई भी निकाल सकता है। mg/8 into L/4 is mgl/32 and the given answer is correct। देखा, चुटकी में बन जाएगा 1 मिनट में। बुक में सारा क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करके करेंगे, समझ में आ रहा है? सारा क्वेश्चन को लिखेंगे। When it has moved a distance x, the force is this much over a small displacement dx, what will be fdx, integrated from 0 to L/4 and they find out the answer mgl/32। इंटीग्रेट करके निकालेंगे। हम लोग बिना इंटीग्रेशन का निकाल रहे हैं।
क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। तो डिस्प्लेसमेंट इज L by 4, तो जगह तो नहीं है, फिर मैं क्या करूं, कहाँ लिखूं वर्क डन को? वर्क डन बाय, चलो लिख लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया mgl by 8 into L by 4, it is mgl by 32। क्योंकि आप में से कुछ लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। सर हाँ। जो दो जगह लिखते हैं, क्या? L दो जगह लिखते हैं। हाँ, तो पहला वाला L तो आपको भूल जाना चाहिए। अरे यार, ये जाता नहीं, mg ये हक, चल हाँ, तो इट इज mgl by 32। हो सकता है जब आप किसी को ये क्वेश्चन ये तरीका दिखाओगे ना, वो क्या बोलेंगे, अरे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगा के कर सकते हैं, गेन इन पोटेंशियल कितना हुआ, इस केस में इतना पोटेंशियल था, उस केस में उतना पोटेंशियल था, डिफरेंस इज दिस। सोचो, चलो आप लोग बढ़िया सोच रहे हो तो इसको बताओ। मैं चाहूंगा कि सीधा आंसर, इसका कोई एक्सप्लेनेशन मैं नहीं लिखने वाला हूं। I don't want to write any explanation and there is no other method other than integration to do it, but you clever can do it directly merely looking at the question. Suppose this is what is a chain जिसका मास m है, लेंथ l है, झूलने वाली हिस्सा है L by 2, आधा हिस्सा झूल रहा है और इस टेबल पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। आपने इसको खींचा, खींच के इसको चढ़ाया। A force F pulls the chain onto table. Find work done। अच्छा बताओ, यहाँ पर वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। कोई चीज स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होता है? अपोजिट टू स्लाइडिंग, और ये मूव कर रहा है उल्टा। वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, against frictional force। Find work done against frictional force। सीधे सीधे बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग अभी स्मार्ट हो चुके हो तो सीधा सीधा कर लोगे। यहाँ पर वो लोग फंसेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी वाला फंडा काम नहीं करेगा। समझ में आया? तो देखना है कि जब आप इसको खींचने लगे और आप जानते हो कि ये जितना ज्यादा हिस्सा रहेगा टेबल के ऊपर उतना ज्यादा वेट होगा, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। द फ्रिक्शनल फोर्स इज लीनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या? तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? फॉर स्मार्ट पीपल ओनली, बाकी के लिए नहीं है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन चेन लीनियरली वेराइज विथ Sir, 3 mu mgl by 8। 3 mu mgl by 8, ऐसा है? Yes, sir। देखते हैं तुम्हारा आंसर सही है क्या? अरे वाह, बढ़िया सोचने लगा है लड़का। अब सही है कि गलत नहीं है मालूम नहीं है, पहले से बाहर बोल देंगे, बाद में गड़बड़ हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब ये तुम्हारा आंसर है, देखेंगे हम लोग तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन चेन इज लीनियरली वेरिंग विथ x। क्या आप बता सकते हो इनिशियल फ्रिक्शनल फोर्स शुरू में कितना लेंथ था? L by 2। क्या वेट था? mg। स्लाइड कर रहा था तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना, क्या वेट था? mg by 2। अरे पूरा का मास m है तो ये आधा है ना, तो मास कितना था? mg by 2। वेट था mg by 2, नॉर्मल रिएक्शन इज mg by 2, फ्रिक्शनल फोर्स इज mu mg by 2। तो इनिशियली फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? mu mg by 2। जब इसको खींचते खींचते टेबल के ऊपर चढ़ा दिए तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? पूरा आ गया ऊपर, पूरा मास का वेट mg, उसके चलते फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? mu mg। तो क्या आप एवरेज फोर्स बता सकते हो? एवरेज फोर्स इज F1 प्लस F2 by 2। नहीं, दोनों को जोड़ो, by 2 करो, दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा 3 mu mg by 2 हो गया 3 mu mg by 4। नहीं, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? यस, डिस्प्लेसमेंट इज L by 2। वेरी गुड। तो वर्क डन इज इक्वल टू 3 mu mg by 4
इंटू L/2 आगे सही बताया लड़का। देखा कितना जल्दी जल्दी सोचता है। यू आर ऑल गुड कंप्यूटर्स, खाली प्रॉपर सॉफ्टवेयर डालना है। सॉफ्टवेयर डल गया बढ़िया, फिर तो चलते रहता है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 3 म्यू mgl/8। बहुत बढ़िया है, कितना मस्त सोच रहे हो आप लोग। देखे देखो, so open challenge, if anyone can solve without integration they will go for integration and do it, ठीक है। because this method is not available in your books, कोई भी बुक में ये अवेलेबल नहीं है। जब वो फोर्स लिनियरली वेरी करता है वो आर कैसे निकालेंगे, ये वाला मेथड बुक में अवेलेबल नहीं है। जाते जाते और एक क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा, छोटा सा क्वेश्चन करिए। The force acting on a body changes with displacement x as F is equal to 3x plus 5 Newton. Find work done in displacing the body. Work done by force. Work done by force. Work done by force. By F in displacing the body. Displacing the body from x is equal to 2 meter to x is equal to 7 meter. ऑलरेडी रिलेशन दिया गया है f इज इक्वल टू 3x प्लस 5। क्या ये y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में नहीं है? मतलब फोर्स का वेरिएशन x के साथ कैसे हो रहा है? लीनियर हो रहा है। आपको स्कूल में यही आएगा करने के लिए, ठीक है। ये लीनियर हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन क्या कहेंगे? हियर f वेराइज लिनियरली विथ x। हाँ, तो F1 कब? शुरू में मतलब x इक्वल टू 2 मीटर से x इक्वल टू 7 मीटर लेके जाना है। x इक्वल टू 2 मीटर पे f क्या था? f इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और वैल्यू क्या डालना है? x इज इक्वल टू 2। कितना हो जाएगा ये? 6 प्लस 5 इज 11 न्यूटन। F2 फाइनल फोर्स कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 7, इट इज 3x प्लस 5 8x is equal to 7। कितना हो जाएगा? 21 प्लस 5 26 न्यूटन। हाँ बेटा बोलो। सर 185/2। 185/2। देखो कितना जल्दी जल्दी बोलने लगा। कौन से सर के पास फिजिक्स ट्यूशन जाते हो यार? इतना बढ़िया बताते हो। हाँ, कहाँ जाते हो? अरे कौन बोल रहा है? थोड़ा देख। हाँ, कौन बोल रहा था? रवि। हाँ देखो, इनिशियल फोर्स क्या था? अच्छा, इनिशियल फोर्स था 11 न्यूटन, फाइनल फोर्स था 26 न्यूटन। क्या आप कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द एवरेज फोर्स? इट इज 11 प्लस 26/2। इज इट कमिंग 13 प्लस 5.5? इट इज 18.5। नहीं, 18.5 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कोई बताएगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 7 5 मीटर। तो फिर वर्क कितना हो जाएगा? 18.5 इंटू 5 92.5 जूल्स। Yes sir. दैट इज सेम एज 185/2 जूल्स। तरीका समझ में आ गया? Yes sir. कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। तो फिर सर इंटीग्रेशन हमको क्यों पढ़वाए? अरे भाई, अगर ये 3x प्लस 5 होने की जगह 3x² प्लस 5 होता तो क्या ये लीनियर वेरिएशन होता? नहीं। तब तो आपको कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लीनियर फंक्शन दे देंगे। आप कोई भी एंट्रेंस में जाओगे, नहीं तो इंटीग्रेशन करना 1 मिनट में करना हो सकता है मुश्किल होगा। तो ऐसा क्वेश्चन देंगे, आप देख के ओरली बता सकते हो कितना दिया। ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्या ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम लोग मेंटली नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। शुरू में क्या फोर्स था? 11, बाद में क्या फोर्स था? 26, एवरेज फोर्स हो गया 11 प्लस 26/2 इज 18.5। कितना दूर गया? मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल गया।
है कि नहीं? यस सर। ये है। तो फिर इंटीग्रेशन को छोड़ नहीं सकते। अगर ये फोर्स लीनियरली वेरी नहीं करता तो फिर हमें कोई दूसरा तरीका मालूम नहीं है, वी हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन ओनली। फिर भी मैं काफ़ी कोशिश किया कि अगर ग्राफिकली दिया हुआ है, लीनियर वेरिएशन दिया हुआ है या फिर समझा के दिया गया है तो कैसे निकालेंगे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करके, है ना। एफ डॉट डी एस वन, एफ वन डॉट डी एस वन, एफ टू डॉट डी एस टू ऐसे करके निकालना भी बताया। तो सारा फंडामेंटल तरीका आपको समझ में आ गया। अगर इन तीनों तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले क्लास। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। जय श्री राम।